नमस्कार दोस्तों। हम लोग बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत शिक्षा, मनोविज्ञान और क्रिएटिविटी ये तीन टॉपिक हो चुका था। और आज के इस वीडियो में हम लोग बुद्धि को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि इंटेलिजेंस को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए, तो हमारा जो पढ़ने का जो सीक्वेंस रहेगा या फिर जो हमारा फॉर्मेट रहेगा वो कैसा रहेगा, इसको यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर बुद्धि की परिभाषा को देखेंगे, बुद्धि है क्या चीज़ उसके बारे में बात करेंगे। बुद्धि टेस्ट के बारे में बात करेंगे, इंटेलिजेंस जो टेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। आईक्यू का जो फॉर्मूला है उसके आधार पर यहाँ पर अलग अलग आईक्यू के जो बच्चे होते जो भी बच्चे होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में जो बांटा गया है उसके बारे में बात करेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, इस प्रकार से आईक्यू के कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसके बाद बुद्धि का सिद्धांत देखेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे। बहुत सारे थ्योरीज दिया गया है, अलग अलग जो भी वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक, बहुकारक, इस प्रकार से बहुत सारे थ्योरीज दिए गए हैं। इन्हीं सब थ्योरीज को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें लास्ट में एक थ्योरी आएगा, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इससे रिलेटेड बहुत सारे जो और जो अलग अलग पर्सनालिटी है, सॉरी अलग अलग जो इंटेलिजेंस है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। पहले इन सबको तो यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन देखेंगे, फिर इस प्रकार से अलग अलग जो इंटेलिजेंस है, मतलब कि मल्टीपल इंटेलिजेंस है, इनके बारे में बात करेंगे इस प्रकार से, जो कि हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर इनके कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से हमारे जो भी आज का जो कंटेंट है, इतना मतलब इतनी चीज़ें हैं जिसको हमको इस वीडियो में देखना है। और ये जो बाल मनोविज्ञान है, खास करके यहाँ पर जो हॉस्टल वार्डन में पूछा जाएगा, तो ये जो बाल मनोविज्ञान में ये जो बुद्धि वाला टॉपिक है, मेरे ख्याल से यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है। मतलब अगर सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठाया जाएगा तो यहाँ से 2 क्वेश्चन उठाने की संभावना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है और बहुत सारा क्वेश्चन बना भी है, आप लोगों ने देखा। अभी प्रैक्टिस भी करेंगे सभी क्वेश्चन को। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो बुद्धि है क्या चीज़, उसको कैसे कैसे लोगों ने किस तरह से परिभाषित किया है, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है उनका जो परिभाषा है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा परिभाषा से प्रश्न नहीं बनता है। आप देखेंगे तो पुस्तकों में बहुत सारे परिभाषा दिया गया है और बहुत सारे लोग पढ़ा भी रहे हैं कि बुद्धि की परिभाषा को इस तरह से उस तरह से, अलग अलग जो भी परिभाषा है अलग अलग मनोवैज्ञानिक का सबको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैं इस यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में आ रहा है। बुद्धि की परिभाषा से क्वेश्चन ना के बराबर है। कभी कभार एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बाकी बुद्धि की परिभाषा से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो मेरे ख्याल से परिभाषा को इसमें रटने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, तो परिभाषा में जो इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर समझ लीजिए। देखो, 1923 में बोरिंग नाम का एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा, बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। ठीक है, बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। सिंपल से परिभाषा दे दिया ऐसे टाइप से। अब बुद्धि परीक्षण क्या है आगे हम लोग देखेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि वही है जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट इसको मापता है। मतलब कि आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, जो मानसिक आयु बटा जो क्रोनोलॉजिकल एज है, मतलब कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, इस प्रकार से है। आगे क्वेश्चन मतलब कि फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ पर जो बुद्धि मापा जा रहा है ना, जो बुद्धि परीक्षण जो मापता है उसी चीज़ को बुद्धि कहा जाता है, ये बोरिंग ने कहा। ठीक है, तो बहुत सिंपल परिभाषा है, एक लाइन की इस प्रकार से यहाँ पर इस चीज़ को बोल दिया गया है। अब देखिए, इसके अलावा जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या चीज़ है। तो ये जो परिभाषा थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा ना, हो सकता है आपको याद हो सकता है याद ना भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखेंगे। बुद्धि एक ऐसी अनुकूली प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता की वातावरणीय परिस्थितियों के साथ अंतर क्रिया होती है। ठीक है, मतलब कि अंतः क्रिया होती है, ऐसा बोलेंगे इसको। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो, बुद्धि एक ऐसी अनुकूली प्रक्रिया है, बुद्धि एक ऐसी अनुकूली प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता की वातावरणीय परिस्थितियों के साथ अंतः क्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पर अंतः क्रिया इस प्रकार से लिख लीजिएगा या फिर अंतर क्रिया लिख लीजिएगा, ऐसे टाइप से अंत क्रिया लिखा हुआ है। तो जीन पियाजे के द्वारा ये परिभाषा यहाँ पर दिया जा रहा है। अब देखो, इसको हो सकता है कि ये परिभाषा सुन करके पढ़ करके आपको समझ में ना आए, तो इसको जबरदस्ती कर रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर जब हम लोग इसको देखते हैं, बुद्धि पर अनुवांशिकता का प्रभाव। ठीक है, देखो, बुद्धि पर अनुवांशिकता का प्रभाव और पर्यावरण का प्रभाव, ये दोनों का प्रभाव पड़ता है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे जीन पियाजे जो बोल रहे हैं ना, जैविक परिपक्वता की वातावरणीय परिस्थिति, मतलब कि यहाँ पर देखोगे तो कहीं ना कहीं अनुवांशिकता भी यहाँ पर आ जा रहा है और वातावरणीय परिस्थिति भी आ जा रहा है।
मतलब ये जो परिभाषा यहाँ पर जो दिया जा रहा है ना, इसमें हम देखेंगे तो बुद्धि पर जो प्रभाव पड़ता है, मतलब बुद्धि पर जो अनुवांशिकता और पर्यावरण, ये दोनों को जो प्रभाव पड़ता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर शामिल हो जा रहा है। हालांकि यहाँ पर बताने का, बोलने का जो जो तरीका है या फिर जो परिभाषा देने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट परिभाषा को याद रख सकते हैं, क्योंकि जीन पियाजे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि यहाँ से वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन क्या, लगभग ना के बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो याद होता है तब तो ठीक है, वरना ये परिभाषा उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको याद रखिएगा, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि पर अनुवांशिकता मतलब कि हेरिडिटी, और पर्यावरण मतलब कि इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये दोनों का प्रभाव पड़ता है। किस पर? बुद्धि पर, मतलब कि इंटेलिजेंस पर। बुद्धि पर हेरिडिटी मतलब कि अनुवांशिकता, और पर्यावरण मतलब कि इन्वायरमेंट, दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धिम व्यक्तित्व में अनुवांशिकता की बुद्धिम व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है। यहाँ पर यह चीज भी कहा जा रहा है। हालांकि देखो हम लोग यहाँ पर अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है ये बोल रहे हैं। बुद्धि पर अनुवांशिकता का भी प्रभाव पड़ेगा और इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि वातावरण का भी प्रभाव पड़ेगा। एक इंसान का जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, उनके माता पिता के थ्रू भी आता है। उनके माता पिता के जिस प्रकार से जीन्स हैं, तो उसी प्रकार से मतलब कि उसके अनुवांशिकता के आधार पर भी उसका जो इंटेलिजेंस है वो देखने को मिलता है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा प्रभाव हम ये कह सकते हैं कि जो पर्यावरण है, वो जो वातावरण है, आसपास का जो माहौल है, वो प्रभाव डालता है। ठीक है, मतलब इसीलिए यहाँ पर ये क्या बोला गया है कि बुद्धिम व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है। मतलब यहाँ पर इसका बोलने का मतलब यह है कि जो पर्यावरण है, मतलब कि जो इन्वायरमेंट है या फिर जो सराउंडिंग है किसी बच्चे का, वो सराउंडिंग या फिर जो पर्यावरण या फिर जो वातावरण है, पर्यावरण या फिर जो इन्वायरमेंट है, वो ज़्यादा प्रभाव डालता है। जिस प्रकार से किसी बच्चे को माहौल अगर दिया जाए, उसको अगर अच्छे माहौल में उसकी परवरिश हुई है, उसका इंटेलिजेंस के लेवल संभावना है कि ज़्यादा हो। ठीक है, अगर उसका स्कूलिंग, उसका परिवार का माहौल अगर अच्छा है, जिस माहौल में है, तो उसका जो इंटेलिजेंस का जो लेवल है, उसका जो बुद्धि का जो लेवल है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब कि पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, अनुवांशिकता का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो यहाँ पर पर्यावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए और इसको अलग अलग तरीके से प्रभावित, मतलब अलग अलग तरीके से इन्होंने परिभाषित किया। बहुत सारे लोगों ने बोला कि अनुवांशिकता का प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि पर्यावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है, बहुत सारे लोगों ने क्या कहा, पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। इस टाइप से अलग अलग जो भी बातें यहाँ पर कही गई, लेकिन फाइनली हमको जो देखने को मिला, फाइनली जो हमको यहाँ पर लास्ट में जो देखने को मिला, वो ये देखने को मिला कि बुद्धि पर अनुवांशिकता और पर्यावरण, ये दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अनुवांशिकता या फिर जो वंशानुक्रम है, उसकी नाम मात्र की भूमिका होती है, ऐसा भी हमको देखने को मिलता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये है, इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वेरी आईएमपी में लिख दिया, इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब टर्मन के अनुसार देखो, मैंने बोला था ना कि कुछ वैज्ञानिक आएंगे जो कि क्या बोलेंगे कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से यहाँ पर टर्मन बोल रहे हैं। ठीक है, टर्मन एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक जो टर्मन है वो क्या बोल रहे हैं कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। ठीक, किसने कहा? टर्मन ने कहा, एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, याद रखेंगे इसको। इसका देखो स्टीफेंस ने क्या कहा, टर्मन ने तो ये कहा था, स्टीफेंस ने क्या कहा, यदि बच्चे को अच्छे वातावरण में पाला जाए तो उसकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। ठीक है, मतलब कि उसका जो IQ होता है, मतलब कि उसका इंटेलिजेंस जो होता है, बुद्धि होता है, उसमें वृद्धि होती है। ये किसने कहा? स्टीफन ने कहा। ठीक है, जब यहाँ पर देखो किसके बारे में बात किया जा रहा है, वातावरण के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पर टर्मन ने वंशानुक्रम के बारे में बात किया। तो इसी प्रकार से बहुत सारे जो भी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने, किसी ने वंशानुक्रम के बारे में बात किया, कि इन्होंने वातावरण के बारे में बात किया। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें हमको देखने को मिलता है। लेकिन फाइनली जो हमको देखने को मिला, ये हमको ये देखने को मिलता है, बुद्धि पर जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है, दोनों का कहीं ना कहीं इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। चलिए, तो हमारा ये जो पॉइंट था, ये हमारा यहाँ क्लियर हुआ। आगे हम लोग इसका क्वेश्चन भी देखेंगे। अब देखो बुद्धि परीक्षण। ठीक है, बुद्धि क्या चीज़ है समझ गए, बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है वो भी हम लोग समझ गए। अब यहाँ पर बुद्धि परीक्षण देखो, इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट। तो 1905 में साइमन बिने बुद्धि परीक्षण दिया गया। मतलब सबसे पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो दिया गया था, और किन्होंने दिया? बिने और साइमन ने दिया। ये दो मनोवैज्ञानिक है यहाँ पर, अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन। ये दो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया। मतलब कि फर्स्ट इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट को
इंटेलिजेंस टेस्ट यहाँ पर दिया, मतलब कि यहाँ पर बुद्धि परीक्षण किया। सबसे पहले इन्होंने बुद्धि परीक्षण यहाँ पर किया। किन्होंने किया? एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन। मतलब कि यहाँ पर दोनों का नाम एक साथ बोलेंगे कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। इसका नाम ही क्या पड़ गया है? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। ये जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट है इसको क्या बोल दिया गया है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट है किसने किसने दिया था? तो बिने और साइमन ने दिया था। ठीक है, दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बिने और साइमन। चलिए इसके बाद देखिए 1908 में अल्फ्रेड बिने, वही है ना बिने, तो अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन के द्वारा मानसिक आयु का प्रत्यय, मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज दिया गया। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज दिया गया। अब ये क्या चीज है? देखो, किसी इंसान से उसका आयु पूछोगे, वास्तविक आयु कितना है किसी इंसान की, इस प्रकार से पूछोगे, वो बता देगा, अपना क्रोनोलॉजिकल जो एज होता है वो बता देगा कि मेरा उम्र इतना है, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर 1908 में एक और आयु के बारे में बात किया जा रहा है। कौन सी आयु? मानसिक आयु। ठीक है, किसी इंसान का जो वास्तविक आयु, जो भी उसका आयु होता है, जैसे कि मान के चलो मेरा जन्म इस तिथि को ऐसे हुआ है और तब से लेकर के अब वर्तमान में 2024 तक इस तिथि को मेरा उम्र इतना है, मतलब कि मेरा आयु इतना है, मैं इस प्रकार से मैं बोलूँगा। तो ये तो हो गया क्रोनोलॉजिकल एज। लेकिन इसके अलावा एक मानसिक आयु होता है। ठीक है, मानसिक आयु। अब मानसिक आयु हो सकता है कि किसी बच्चे में ज़्यादा हो, मानकर चलो 2 बच्चे का जो जन्म है एक साथ हुआ है, एक ही दिन में एक ही टाइम में हुआ है, लेकिन 5 साल 10 साल 20 साल बाद हम देखेंगे तो एक बच्चे का जो मेंटल जो एज है वो ज़्यादा हो सकता है, दूसरे बच्चे का कम हो सकता है, फिर दूसरे का ज़्यादा हो सकता है, पहले का कम हो सकता है, ऐसे टाइप से। तो हम लोग ये जो क्रोनोलॉजिकल एज देखते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर मानसिक आयु का प्रत्यय दिया गया, मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज दिया गया। किन्होंने दिया? एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन। इन्होंने दिया, क्या दिया? मानसिक आयु का प्रत्यय दिया, मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज दिया। कब दिया है? 1908 में दिया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। मानसिक आयु का जो प्रत्यय है या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज है वो किसने दिया था? तो एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन। फिलहाल यहाँ पर बिने को ज़्यादा याद रखेंगे, बिने इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, थियोडोर साइमन अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ये बिने को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसका देखिए 1912 में आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया गया, मतलब कि बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया गया। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय मतलब कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है। तो और ये मतलब किसने दिया था? ये विलियम स्टर्न ने दिया था। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, विलियम स्टर्न के द्वारा क्या दिया गया है कि बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया गया, मतलब कि आईक्यू कॉन्सेप्ट दिया गया है, इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये दिया गया है किसके द्वारा? विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया, आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया गया है। चलिए अब इसके बाद देखो 1916 में आईक्यू का फॉर्मूला हमको देखने को मिला। अब हालांकि बहुत सारी जगह में आपको ये स्टर्न के द्वारा जो दिया गया है ना, आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वहीं पर फॉर्मूला यहाँ पर डेवलप हो गया था, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक आध क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे जहाँ पर ये जो आईक्यू का मतलब कि आईक्यू का जो फॉर्मूला है या फिर जो ये बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है, जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर आंसर यहाँ पर टर्मन लिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप से तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि ये दोनों में से ऑप्शन क्या है। अगर आपको स्टर्न देखने को मिलता है, ये जो विलियम स्टर्न है वो देखने को मिलता है, तब तो ठीक है, वहाँ पर टिक मार दीजिएगा। नहीं देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको टर्मन लगाना पड़ेगा। ठीक है, आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था? तो क्या बोलोगे? टर्मन ने दिया था, ऐसा बोल सकते हो। आगे क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, वहाँ पर जब जो आंसर है वो टर्मन लिया गया है, तो टर्मन क्यों लिया गया है उसको हम लोग वहाँ पर उसके बारे में बात कर लेंगे। चलो, तो इस प्रकार ध्यान में रखेंगे, आईक्यू का कॉन्सेप्ट मतलब कि बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विलियम स्टर्न द्वारा दिए गए, फिर उसका आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो टर्मन द्वारा दिया गया। यहाँ पर हमको ये फॉर्मूला देखने को मिलता है। ठीक है, आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज बट अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इस प्रकार से भी यहाँ पर ये फॉर्मूला के बारे में बात करूंगा। चलिए, तो हमको क्या मिला? आईक्यू का फॉर्मूला मिला इस प्रकार से। अब देखो, जो अभी मैंने आपको बता चुका है कि जो मानसिक आयु मतलब मानसिक जो आयु है, मतलब कि जो मेंटल एज है, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट पहले ही दिया जा चुका है। ठीक है, अल्फ्रेड बिने हम लोगों ने देखा यहाँ पर, ये बिने के द्वारा यहाँ पर मानसिक आयु का प्रत्यय मतलब कि मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया जा चुका है। तो अब यहाँ पर जो मेंटल एज भी प्राप्त हो चुका है। ये क्रोनोलॉजिकल एज हम लोग जानते हैं, जिस किसी इंसान के जितना भी उम्र होता है वहाँ पर ये वही एज क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजिकल एज कहलाता है। तो मानसिक आयु बटा क्रोनोलॉजिकल एज मतलब कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, इससे निकल जाता है क्या? आईक्यू। ये आईक्यू का फॉर्मूला है। इस आईक्यू के फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे,
हमको एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा जिसमें यहाँ पर मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज दोनों देखने को मिलेगा, दोनों दिया रहेगा और हमको निकालना रहेगा आईक्यू। किसी इंसान का मतलब किसी बच्चे का, किसी भी इंसान का हमको आईक्यू जब कैलकुलेट करना होगा तो ये दो चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। इन दोनों के माध्यम से हम इस प्रकार से आईक्यू निकाल सकते हैं। अब जब आईक्यू निकाल लेंगे मतलब कि बुद्धि लब्धि हम जब निकाल लेंगे तो उस बुद्धि लब्धि के आधार पर इस प्रकार से अलग अलग हमको ये देखने को मिलेगा 120, 130, 110 इस प्रकार जो कुछ भी आ सकता है। अब इन्हीं बुद्धि लब्धि के आधार पर मतलब कि इसी आईक्यू के आधार पर हम उस बच्चे के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि वह बच्चा या तो जीनियस है या तो सुपीरियर है, मतलब कि श्रेष्ठ बुद्धि वाला है, या तो एबो से एवरेज है, या तो एवरेज है, या तो डल है, या तो अल्प बुद्धि, या फिर एकदम मूर्ख है। इस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से बच्चे के बारे में यह अनुमान लगा सकते हैं। और किसके माध्यम से अनुमान लगा सकते हैं? आईक्यू के माध्यम से अनुमान लगा सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के आधार पर हम जब भी इस प्रकार से जब कुछ भी हमको नंबर यहाँ पर देखने को जब मिलेगा, जो भी हमको हमारा जो आईक्यू वहाँ पर निकलेगा, उसके आधार पर हमको ये बताना होगा कि वो बच्चा किस प्रकार का बच्चा होगा। एवरेज बच्चा है मतलब सामान्य बुद्धि वाला बच्चा है, सामान्य से अधिक बुद्धि वाला बच्चा है, या फिर श्रेष्ठ बुद्धि वाला बच्चा है, या फिर प्रतिभाशाली बच्चा है। तो अलग अलग तरीके से हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा। अब देखो एक चीज़ और याद रखेंगे, ये जो हम लोगों ने मानसिक आयु पढ़ा है और दूसरा यहाँ पर ये क्रोनोलॉजिकल एज हम लोगों ने पढ़ा है, जो इंसान का वास्तविक आयु होता है वो। तो ये जो मानसिक आयु होता है, ये मानसिक आयु एक निश्चित समय तक के बढ़ती है और फिर स्थिर हो जाती है। किसी इंसान को जो आयु है, किसी इंसान का जो वास्तविक आयु होता है, मतलब कि यहाँ पर जो क्रोनोलॉजिकल एज होता है वो तो हमेशा बढ़ते रहेगा, जन्म से लेकर के पूरा मृत्यु तक इस प्रकार से धीरे 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 एज तो बढ़ते जा रहा है ना। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल इस प्रकार से बढ़ते हुए 50, 60, 70, 80, 90, 100 और जब खत्म होगा फिर तब तो खत्म है। तो वहाँ पर जो एज है वो तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। लेकिन जो मेंटल एज है, मानसिक आयु है, ये मानसिक आयु एक समय तक बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है। किसी भी इंसान का जो मेंटल एज होता है वो क्या होता है, एक समय तक बढ़ता है फिर जाकर के स्थिर हो जाता है। एक पीक पॉइंट पर पहुंच जाएगा, मानकर चलो 60 साल की उम्र में एक पीक पॉइंट पर पहुंच गया, 55 साल या फिर 60 साल की उम्र में एक पीक पॉइंट तक वो पहुंच गया, उसके बाद फिर वह स्थिर हो जाता है, उसके बाद उसका मेंटल एज नहीं बढ़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस इंसान का जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो तो ठीक है कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, लेकिन जो मानसिक आयु होता है वह एक निश्चित अवधि तक बढ़ता है और फिर जाकर के स्थिर हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से है। अब देखो यहाँ पर ये जो इंटेलिजेंस कोफिशिएंट है, मतलब कि जो आईक्यू है, मतलब कि जो बुद्धि लब्धि है, इसको देखो। अगर किसी इंसान या फिर किसी बच्चे का, देखिए अगर किसी बच्चे का जो आईक्यू है, अगर किसी बच्चे का जो आईक्यू है मतलब कि जो बुद्धि लब्धि है, वो अगर 70 से 79 तक हो, 70 से मतलब कि 70 से 79 तक अगर है तो वह अल्प बुद्धि वाला बच्चा होगा। ठीक है, अल्प बुद्धि वाला बच्चा होगा। वही चीज़ अगर 80 से अगर 89 के बीच में हो तो उस कंडीशन में ये मंद बुद्धि वाला बच्चा होगा, डल होगा, है ना। मतलब 80 से 89 के बीच में होगा तो क्या होगा, मंद बुद्धि वाला बच्चा रहेगा। 109 हो तो ये क्या होगा, सामान्य बुद्धि वाला बच्चा होगा। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में आता है। और बहुत सारी जगह में आपको मतलब कि 90 से 109 तक देखने को मिलेगा, बहुत सारी जगह में 90 से लेकर के 110 के बीच में इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो उससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जैसे कि 110 यहाँ से शुरू हो जा रहा है तो पुस्तकों में इस प्रकार से 110 इसको छाप दिया जाता है याद करने के लिए, तो आप चाहें तो वैसे भी याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से सामान्य से अधिक जो आईक्यू वाले जो बच्चे होते हैं उसका कितना होता है, मतलब उसका आईक्यू कितना होता है, 110 से लेकर के 119 होगा। श्रेष्ठ बुद्धि वाला बच्चा मतलब सुपीरियर जो होगा उसका 120 से लेकर के 130 होगा। और प्रतिभाशाली जो बच्चे होंगे उसका 130 से अधिक होगा। तो इस प्रकार से हमको जो आईक्यू है बच्चों के आईक्यू के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से उनका जो वो बच्चा किस प्रकार का है उसको हम लोग यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं। क्या वो एवरेज बच्चा है, या फिर वो डल बच्चा है, या फिर सुपीरियर है, या फिर जीनियस है, किस प्रकार का बच्चा है उसको हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पता चलता है, मतलब एक हिसाब से कहें तो। चलो तो फिलहाल इसमें आप लोग ये सामान्य बुद्धि वाले को याद रखेंगे, 90 से लेकर के, है ना, 90 से लेकर के 109 या फिर 90 से लेकर के 110 तक का जो आईक्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य बुद्धि वाला बच्चा बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को।
देखो क्या बोला जा रहा है, बुद्धि एवं व्यक्तित्व में, बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि नाम मात्र की भूमिका होती है, या फिर अपूर्वानुमेय भूमिका, ठीक है, अपूर्वानुमेय भूमिका होती है, या फिर आकर्षण भूमिका होती है, क्या होती है? तो हम लोगों ने देखा क्या, नाम मात्र की भूमिका होती है। ठीक है, जो बुद्धि और व्यक्तित्व में वंशानुक्रम का नाम मात्र की भूमिका होती है, इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था ना। ठीक है, कहाँ पर था, ये था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानसिक आयु। अच्छा वहाँ पर देख लेंगे ना, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, अनुवांशिकता का भी प्रभाव पड़ता है, बुद्धि में दोनों को प्रभाव पड़ता है ना, ध्यान में रखेंगे उसको। लेकिन ये जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था जिसमें नाम मात्र की भूमिका होती है अनुवांशिकता की, मतलब कि वो जो वंशानुक्रम होता है उसका नाम मात्र की भूमिका होती है, ये आंसर में लिया गया है, तो उसको ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा। देखिए तो मानसिक आयु, मानसिक आयु क्या बोला जा रहा है, शारीरिक आयु के साथ बढ़ती है, शारीरिक आयु के साथ घटती है, एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है फिर स्थिर हो जाती है। क्या होता है, एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है फिर स्थिर हो जाती है, यही हमारा क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। अभी हम लोगों ने देखा था मानसिक आयु को। इसका देखो अगला क्वेश्चन, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा था? अब बताओ इसमें वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा था? गैसल है, गाल्टन है, टर्मन है, डॉक्टर माथुर है, किसने कहा था? तो ये टर्मन ने कहा था। ठीक है, वहां पर जो मैंने परिभाषा आपको समझाया था ना, उस परिभाषा में देखिएगा कि ये जो टर्मन है इसके अनुसार क्या है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? ठीक है, सॉरी, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था, हमको ये बताना है। तो बिने साइमन ने दिया था, या फिर स्टर्न ने दिया था, या फिर टर्मन ने दिया था, या फिर सीरियल बर्ट ने दिया था, किसने दिया था? तो जो मानसिक आयु का जो प्रत्यय है वो बिने साइमन ने दिया था। ठीक है, बिने साइमन हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। मानसिक आयु का जो प्रत्यय है, मतलब कि मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है, इसको अल्फ्रेड और बिने ने दिया था। देखो ये, सॉरी, बिने और साइमन ने दिया था, अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन, इन्होंने दिया था ये मानसिक आयु का प्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, आप चाहें तो बता सकते हैं। देखिए क्या क्या दिया है, डेविड वेस्लर है, और क्या है, अल्फ्रेड बिने दिया है, और जो भी दिया है देख लीजिए। बाकी फिलहाल हमारा आंसर क्या है, अल्फ्रेड बिने है। इसको पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि जो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था, उसको किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने दिया था। और कौन था उसके साथ? थियोडोर साइमन। ठीक है, मतलब कि साइमन बिने परीक्षण हम लोगों ने देखा था ना, पहला इंटेलिजेंस टेस्ट था। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू किसने दिया था? देखो अब यहाँ पर क्या क्या है, बिने है, रीड है, टर्मन है, कटल है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? टर्मन है। ठीक है, जो बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट था, मतलब कि बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय था, उसको किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। देख लीजिए यहाँ पर ये है। ठीक, अच्छा यहाँ पर वही चीज़ ध्यान में रखेंगे, जैसे कि मानकर चलो अगर विलियम स्टर्न रहता तो हम विलियम स्टर्न को पहले आंसर लेते ना, विलियम स्टर्न को आंसर लिया जाता, लेकिन यहाँ पर विलियम स्टर्न नहीं है, टर्मन दिया हुआ है, तो यहाँ पर टर्मन को लिया गया है। क्योंकि यहाँ पर देखा है तो विलियम स्टर्न के द्वारा यहाँ पर जो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो हम लोग फॉर्मूला देखते हैं वो फॉर्मूला स्टर्न के समय ही आ चुका था, लेकिन बेहतर तरीके से मॉडिफाई करके यहाँ पर जो टर्मन है उन्होंने 1916 में दिया, इसीलिए यहाँ पर आंसर को क्या लिया गया है? टर्मन लिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है? टर्मन, इसका इस प्रकार से आंसर लिया गया है, ध्यान में रखेंगे इसको। यहाँ पर अगर ये रहता, मतलब स्टर्न रहता, तो कहीं ना कहीं स्टर्न को आंसर में लिया जाता। देखो क्या बोला जा रहा है, दो बच्चों ने एक ही वर्ष व एक ही समय, सॉरी एक ही माह में जन्म लिया हो तो आवश्यक आवश्यक ही उनकी समान, इसमें कुछ गलत लग रहा है मुझे, तो आवश्यक ही उनकी समान होगी, क्या होगी? अच्छा ठीक है, तो आवश्यक ही उनकी समान होगी, क्या होगी बताओ? यहाँ पर वास्तविक आयु समान होगा, या बुद्धि लब्धि समान होगा, या फिर मानसिक आयु समान होगा, या फिर निष्पादन आयु समान होगा? बताओ क्या समान होगा? किसी बच्चे का जन्म एक ही वर्ष में एक ही माह में हुआ है तो उन दोनों का, मतलब उन दोनों का क्या चीज़ समान रहेगा? मेंटल एज समान रहेगा, या जो वास्तविक आयु होता है वो समान रहेगा,
या फिर बुद्धि लब्धि समान रहेगा, मतलब जो आईक्यू होता है वो समान रहेगा, या निष्पादन आयु समान रहेगा, क्या समान रहेगा? तो जो वास्तविक आयु होता है वो समान रहेगा। मैंने बोला ना कि कोई बच्चा, दो बच्चे एक साथ जन्म हुआ है दोनों का, मतलब कि एक ही दिन हुआ है, और 10 साल 20 साल बाद हम देखते हैं तो दोनों का तो एज वही रहेगा। अगर एक का 50 साल, मतलब एक का अगर 20 साल चल रहा है तो दूसरे का भी क्या चलेगा, 20 साल ही चलते रहेगा। लेकिन दोनों का जो आईक्यू रहेगा, उसका जो बुद्धि लब्धि रहेगा वो भी अलग होगा। इसके अलावा जो उनका जो मेंटल एज रहेगा वो भी अलग होगा। ठीक है, एक का ज़्यादा हो सकता है, एक का कम रहेगा, इस टाइप से रहेगा। तो दोनों का समान क्या रहेगा, जो वास्तविक आयु होता है वो दोनों का समान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। शिक्षण शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है, कितना होता है? शिक्षण योग्य जो बच्चे होते हैं, मतलब कि जिसको पढ़ाया जा सकता है ना, जिसको शिक्षित किया जा सकता है, तो उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितना होता है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, बी है। मतलब कि 50 या 75 से 90 तक का, मतलब कि जो शिक्षण योग्य जो बच्चे होते हैं, मतलब कि जो बच्चे होते हैं जिसको पढ़ाया जा सकता है। इससे नीचे वाले जो बच्चे होंगे उनको हम नहीं पढ़ा सकते, मतलब उनको यहाँ पर जिस हिसाब से प्रश्न पूछा गया ना, इसका अर्थ वही है कि उससे नीचे वाले जो बच्चे हैं उसको हम नहीं पढ़ा सकते। उनका जो मेंटल एज रहेगा वो मतलब देखा है तो बहुत कम रहेगा, है ना, मतलब उनका जो आईक्यू रहेगा वो बहुत क्या रहेगा, कम रहेगा, ऐसा टाइप का है। इसीलिए है, उनका जो आईक्यू रहेगा बहुत ज़्यादा कम रहेगा। तो ये जो आईक्यू दिया गया है यहाँ पर, जो बुद्धि लब्धि दिया गया है, जो आईक्यू दिया गया है, इस रेंज के जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाया जा सकता है। ये ऐसा टाइप का यहाँ पर ये आंसर लिया गया है। चलो इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर चाहे तो ये तो होगा ही, है ना, 90 से 110 वाले जो बच्चे होते हैं उनको तो हम पढ़ा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो एवरेज बच्चे होते हैं, वो एवरेज बच्चे होते हैं, उनको पढ़ा जा सकते हैं। लेकिन उससे नीचे यहाँ पर देखा जाए तो इस रेंज के बच्चे तक को हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे नीचे वाले बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते हैं। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि क्या बोला जा रहा है, 85 है, वो किस प्रकार का मतलब उसे वर्गीकृत किया जाएगा, किस में वर्गीकृत किया जाएगा? देखो, सामान्य बुद्धि में, श्रेष्ठ बुद्धि में, मंद बुद्धि में, या फिर सामान्य से अधिक बुद्धि में। तो हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पर, 85 वाले को देखो मंद बुद्धि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है उसे वर्गीकृत किया जा सकता है कितना, मतलब किसमें वर्गीकृत कर सकते हैं, मंद बुद्धि में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। मोहन का जो आयु है वो कितना है, 5 वर्ष है, मतलब कि उसका जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो है 5 वर्ष, और उसका जो मेंटल एज है ना, मेंटल एज है वो कितना है, 8 वर्ष है, ये बोला जा रहा है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि जो मेंटल एज होता है बटा क्रोनोलॉजिकल एज होता है, इसके साथ अगर हम 100 का गुणा कर दें तो यहाँ पर ये आईक्यू निकल जाएगा। ठीक है, आईक्यू ये इस प्रकार से निकल जाता है। तो करके देखो कितना कितना हो जाएगा, मेंटल एज कितना है 8, क्रोनोलॉजिकल एज कितना है 5, गुणित 100 कर दो, इस प्रकार से। तो इसको अब कटाओ, 8 दूनी 16, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। मतलब उस बच्चे का आईक्यू कितना निकल जाएगा, 160 निकल जाएगा। 5 वर्ष उसका क्या चीज़ है, वास्तविक उसका आयु है, और 8 वर्ष क्या चीज़ है, उसका मानसिक आयु है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो मानसिक आयु होता है वो ऊपर होता है। ठीक है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100 का हम 100 जब करते हैं तो इस प्रकार से हमको आईक्यू वहाँ पर मतलब हमारा जो आईक्यू होता है वो निकल जाता है। ठीक है, आईक्यू निकालने के फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्या बोला जा रहा है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, मतलब कि जो मानसिक आयु है, मेंटल एज है, वो कितना है, 12 वर्ष है। वास्तविक आयु 10 वर्ष है, मतलब कि क्रोनोलॉजिकल एज होता है, एज है वो कितना है, 10 वर्ष है बोला जा रहा है। उसकी बुद्धि लब्धि हमको निकालना है, मतलब कि 12/10 गुणित 100। ठीक है, ये निकल जाएगा क्या, आईक्यू, बुद्धि लब्धि। तो यहाँ पर काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, 120 बच जाएगा, कितना आएगा, 120 आएगा।
ठीक है, सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 95 है, उसे वर्गीकृत किया जा सकता है, किसमें वर्गीकृत कर सकते हैं बताइए? हम लोगों ने क्या देखा था? सामान्य बुद्धि। ठीक है, सामान्य बुद्धि वाला जो बच्चा होता है तो उसका जो बुद्धि लब्धि होता है वो कितना होता है? 90 से लेकर के 109 तक होता है, और यहाँ पर हमको 95 दिया गया था, तो आंसर क्या रहेगा? सामान्य बुद्धि रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच में है, मैंने बोला था ना कि 90 से ले 109 तक हो सकता है या फिर 110 भी हो सकता है, कहीं कहीं आपको इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से कितना है? 110 तक है, तो वह क्या होगा? सामान्य बुद्धि वाला होगा, है ना, इस प्रकार से सामान्य बुद्धि वाला होगा। 110 से ऊपर रहेगा, ठीक है, 110 से लेकर के 120 या फिर 119 तक अगर कोई बच्चा है तो वो सामान्य बुद्धि से अलग रहेगा, मतलब सामान्य से अधिक उसका क्या रहेगा? IQ रहेगा। चलिए अब देखिए, इसके बाद बुद्धि का सिद्धांत है। बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत सारे थ्योरी हैं, करीबन 8-10 थ्योरी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर जो इंपॉर्टेंट थ्योरी उनके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो ये थ्योरी जो है उसमें जो बुद्धि है, बुद्धि के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, जो भी बुद्धि है, बुद्धि के इतने कारक होते, एक कारक होते हैं, द्विकारक होते हैं, 3 कारक होते हैं, इस प्रकार से जो भी फैक्टर है जो बुद्धि को प्रभावित करते हैं उन फैक्टर के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। देखिए, तो बुद्धि के जो सिद्धांत है, मतलब थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है, इसमें हम लोग 2 चीज़ देखते हैं। एक तो कारक सिद्धांत देखते हैं, मतलब कि फैक्टोरियल प्रिंसिपल देखते हैं, और दूसरा देखते हैं प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत, मतलब कि प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी देखते हैं। प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत और कारक सिद्धांत, ये 2 प्रकार के सिद्धांत हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। अब जो कारक सिद्धांत है उसमें एक कारक देखेंगे, द्विकारक देखेंगे, बहुकारक देखेंगे, इस प्रकार से और भी आते जाएगा, है ना। एक कारक, द्विकारक, बहुकारक, उसी को हम लोग यहाँ पर विस्तार से हम लोग देखेंगे, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो प्रक्रिया उन्मुखी जो सिद्धांत है, जैसे कि जीन पियाजे द्वारा दिया गया है, स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया है, जेनसन द्वारा दिया गया है, ये जो बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, ये सिद्धांत भी हम लोग यहाँ पर फिलहाल ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हमको इसको नहीं देखना है। ठीक है, हालांकि दिया गया, जिसके हम लोगों ने परिभाषा देखा था ना, जीन पियाजे ने परिभाषित किया गया था। जीन पियाजे ने कैसे परिभाषित किया था? बुद्धि लब्धि का परिभाषा स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था। तो इसी प्रकार से जीन पियाजे के द्वारा दिया गया, स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है, अलग अलग जो भी जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अपने अपने तरीके से जो बुद्धि होता है उसको परिभाषित किया गया, अपना अपना सिद्धांत दिया है। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो यहाँ पर जो कारक सिद्धांत है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब कि फैक्टोरियल जो प्रिंसिपल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, ये जो कारक सिद्धांत है, कारक सिद्धांत में सबसे पहले आता है एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत, तो जो एक कारक सिद्धांत है इसको दिया किसने दिया है? बीने ने दिया है। ठीक है, अल्फ्रेड बीने, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, बीने 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 इस प्रकार से, तो अल्फ्रेड बीने ने इस एक कारक सिद्धांत को दिया है। और ये जो सिद्धांत है इसका समर्थन किसने किसने किया? टर्मन ने भी समर्थन किया, स्टर्न ने भी समर्थन किया, साइमन ने भी समर्थन किया। तो इस प्रकार से ये 4 नाम यहाँ पर याद रखेंगे, बीने है, टर्मन है, स्टर्न है और साइमन है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया? इनका समर्थन किया। मतलब ये जो एक कारक सिद्धांत है इसका समर्थन कौन करते हैं? टर्मन भी करते हैं, स्टर्न भी करते हैं, साइमन भी करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में दक्ष है तो वह अन्य क्षेत्र में भी दक्ष होगा। अब देखो, जो कारक सिद्धांत है ना, ये कहता क्या है? एक कारक सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में दक्ष है, मतलब कि एक क्षेत्र में अगर एक्सपर्ट है, तो वह अन्य क्षेत्र में भी होगा। ठीक है, ये बोला जाता है। मान के चलो कोई एक आदमी है, कोई मैकेनिक, मतलब कि कोई एक बच्चा है या फिर कोई आदमी, कुछ भी मान लीजिए, वो किसी एक काम में दक्ष है। मान कर चलो कोई एक बच्चा है जिसको गणित सॉल्व करना अच्छे से आता है, वो गणित में एकदम महारत हासिल है, मतलब कि बहुत अच्छे से आता है, उसका माइंड बहुत अच्छे से काम करता है, शार्प है, और वो गणित बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेता है। तो इस सिद्धांत के आधार पर वो क्या, मतलब ये सिद्धांत क्या कहता है? अगर कोई बच्चा एक क्षेत्र में दक्ष है, मतलब कि एक क्षेत्र में अगर एक्सपर्ट है, एक क्षेत्र में अगर अच्छा है, तो वो बच्चा अन्य क्षेत्र में भी दक्ष होगा, मतलब कि अन्य क्षेत्र में भी एक्सपर्ट होगा। तो ये जो एक कारक सिद्धांत है, ये एक कारक सिद्धांत यही कहता है कि अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में दक्ष है तो वो अन्य क्षेत्र में भी क्या होगा? दक्ष होगा। ठीक, लेकिन वास्तविकता कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये नहीं है, आगे चल करके यहाँ पर ये गलत साबित भी होगा, और यहाँ पर हमको मल्टीपल फैक्टर थ्योरी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखें, कोई अगर सिंगर है, सिंगिंग में अगर वो दक्ष है तो वो उसी में दक्ष रहेगा।
हम ये नहीं कह सकते कि वो डॉक्टर बन करके सर्जरी करने में वो वहाँ पर आ जाएगा, फिर स्पोर्ट्स में चला जाएगा, क्रिकेट अच्छा खेलने लगेगा, फुटबॉल अच्छा खेलने लगेगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो ऐसे टाइप से अलग अलग हम लोग वहाँ पर देखने वाले हैं, अलग अलग इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। तो वो मल्टीपल थ्योरी में आएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक कारक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो एक कारक सिद्धांत क्या कहता है कि अगर कोई बच्चा एक क्षेत्र में दक्ष है तो वो अन्य क्षेत्र में भी दक्ष होगा। इसके बाद आया द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था, ठीक है। याद रखेंगे सभी नाम ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसलिए मैंने एकदम कलरफुल करके इसको लिखा हुआ है। तो ये जो स्पीयरमैन है, स्पीयरमैन इन्होंने क्या दिया, द्विकारक सिद्धांत दिया। द्विकारक सिद्धांत में दो कारक होते हैं, एक तो सामान्य कारक होता है और दूसरा विशिष्ट कारक होता है। मतलब कि एक जनरल फैक्टर होता है, दूसरा स्पेसिफिक फैक्टर होता है। तो दो प्रकार के फैक्टर होते हैं, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। ये जो जनरल फैक्टर होता है इसको जी फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है, जी फैक्टर। और स्पेसिफिक फैक्टर को एस फैक्टर भी कहते हैं, एस फैक्टर। तो जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर होता है जन्मजात, ठीक है, किसी बच्चे का जो मतलब कि जो बुद्धि है उसको प्रभावित करता है। यहाँ पर बोला जा रहा है दो कारक, ठीक है, दो कारक प्रभावित करते हैं किसी बच्चे के बुद्धि को। और उसमें जो पहला कारक है वो सामान्य कारक है, ठीक है, बुद्धि को प्रभावित करने वाला एक सामान्य कारक है और दूसरा क्या है, विशिष्ट कारक है। जो सामान्य कारक होता है वो जन्मजात होता है, जन्मजात होता है, ठीक है, जन्म से ही क्या होता है, मतलब कि ये जन्मजात होता है, ठीक है, पहला कारक। और दूसरा क्या बोला जा रहा है कि अर्जित होता है, ठीक है, अर्जित। मतलब कि उसको क्या कर सकता है, बाद में वो जो विशिष्ट कारक है उसको बढ़ाया जा सकता है, मतलब ये अर्जित किया जा सकता है, उसको अर्जित कर सकते हैं। किसी बच्चे का जो IQ होता है, किसी बच्चे का जो बुद्धि होता है, जन्मजात जितना रहेगा ठीक है वो। तो इसके बाद अगर वो बच्चा किसी एक मतलब किसी एक फील्ड में जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होते जाएगा, वो दक्षता प्राप्त करते जाएगा। मतलब कि उसको क्या कर सकता है, वो अर्जित कर सकता है। इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पर जो विशिष्ट कारक होता है ना, जो विशिष्ट कारक होता है, जो मतलब जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है वो अर्जित होता है, जबकि यहाँ पर जो सामान्य कारक होता है वो क्या होता है, जन्मजात होता है। अब देखो यहाँ पर त्रिबुद्धि सिद्धांत। त्रिबुद्धि सिद्धांत इसको दिया था स्टर्नबर्ग ने, ठीक है, स्टर्नबर्ग के द्वारा ये त्रिबुद्धि सिद्धांत को दिया गया था। और इसके आधार पर तीन तत्व हमको इसमें देखने को मिलता है। देखो अब इसको ध्यान में रखेंगे, है ना, इसका नाम तो पहले याद रख लीजिए, जैसा भी याद रखेंगे। देखो अब इसमें जो तीन तत्व हमको देखने को मिलता है उसमें पहला क्या चीज है, पहला है एक्सपेरियंसल, है ना, मतलब कि क्रिएटिव या फिर रचनात्मक। तो इसमें देखो जो रचनात्मक यहाँ पर जो बोला जा रहा है ना, मतलब कि जो क्रिएटिव बोला जा रहा है, देखो क्रिएटिव किस टाइप के बच्चे होते हैं। अब यहाँ पर जो भी बच्चे हैं या फिर जो भी व्यक्ति है उनके बारे में यहाँ पर हमको थोड़ा सा रिलेट कर करके देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है रचनात्मक, फॉर्मुलेट न्यू आइडियाज। उस टाइप के बच्चे होंगे जो नए नए आइडियाज मतलब कि नए नए आइडियाज खोज करेंगे, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर उसके सामने कुछ अगर प्रॉब्लम आया, उसके सामने अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो वो नए आइडिया ढूंढ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। मतलब कि बहुत क्रिएटिव माइंड का रहेगा, वो क्या करेगा, बहुत क्रिएटिव माइंड का रहेगा। नए नए कुछ फार्मूला वगैरह वो बना करके या फिर नए कुछ आइडियाज जनरेट करके वो क्या कर लेगा, उसका आंसर वो निकाल लेगा, ठीक है। मतलब कि नया उसके पास आइडिया रहेगा, मतलब वो रचनात्मक रहेगा, मतलब वो क्रिएटिव रहेगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बोला जा रहा है एक्सपीरियंसल, ठीक है। पहला तत्व यहाँ पर हुआ। दूसरे प्रकार में क्या आ जाएगा, कॉम्पोनेंशियल, ठीक है। कॉम्पोनेंशियल मतलब कि एनालिटिकल ये एकेडमिक प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करेगा। मतलब कि कुछ अगर क्वेश्चन उसको मिला, मैथ्स का कुछ क्वेश्चन मिला या फिर और कोई अदर सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिला, मतलब ये पढ़ाई लिखाई में अच्छा रहेगा, मतलब कि एनालिटिकल रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, पढ़ाई लिखाई में अच्छा रहेगा। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर में क्या देखते हैं, ALU देखते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट देखते हैं, लॉजिकल जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व कर लेता है, ऐसे टाइप का। तो वैसे टाइप का यहाँ पर एनालिटिकल जो है ना, एनालिटिकल जो पावर होता है, मतलब कि जो एकेडमिक प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर सकता है उस बच्चे को यहाँ पर कॉम्पोनेंशियल में रखा जाता है, ठीक है। जो भी पढ़ाई लिखाई में अच्छे जो बच्चे रहेंगे उसको कहीं ना कहीं इस वाले कैटेगरी में रखा जाता है। तीसरे में आता है कॉन्टेक्चुअल मतलब कि प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल मतलब ये जो बच्चे होते हैं बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, प्रायोगिक होते हैं, जिसको स्ट्रीट स्मार्ट भी कहा जाता है। बहुत चालाक टाइप के बच्चे होते हैं, किसी से बात करना, किसी से चापलूसी करना, बातों ही बातों में सामने वाले का दिल जीत लेना, इस टाइप के जो काम होता है ना वो
इस कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं इसमें आते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा, व्यवहारिक रहेगा, प्रायोगिक टाइप के बच्चे होते हैं, जिसको स्ट्रीट स्मार्ट भी कहा जाता है। बहुत स्मार्ट तरीके, मतलब बहुत स्मार्ट टाइप के बच्चे होते हैं। बातों में किसी को उलझा देना, अपने बातों से किसी का दिल जीत लेना, ऐसे टाइप के जो थोड़े स्मार्ट टाइप के जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे इस टाइप से आपको देखने में मिलेगा, वो यहाँ पर कॉन्टेक्सुअल के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि वो प्रैक्टिकल होते हैं थोड़े, सामाजिक क्रियाकलाप में इनको बहुत ज़्यादा रुचि होता है। ठीक है, सामाजिक जो क्रियाकलाप होता है बहुत ज़्यादा व्यवहारिक टाइप के होते हैं, और सामाजिक जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये इन्वॉल्व रहते हैं। कॉम्पोनेंशियल में हम लोगों ने क्या देखा, एनालिटिकल टाइप के बच्चे रहेंगे, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा आगे रहेंगे, एकेडमिक जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। एक्सपीरियंशियल में क्या रहेगा, इसमें क्रिएटिव टाइप के बच्चे रहेंगे। जब भी उनके सामने कुछ अगर प्रॉब्लम आया तो उस प्रॉब्लम का नया वो एक फार्मूला निकाल के नया कुछ आइडिया निकाल करके वो क्या कर लेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। अब इस टाइप के बच्चे, मतलब कि ये जो रचनात्मक टाइप के बच्चे हैं ना, आप ये कह सकते हैं, देखो जरूरी नहीं ना कि पढ़ाई लिखाई में आगे, मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात करें, और भी बहुत सारे चीज़ें हो सकती है। अगर कोई भी और ले लो, कुछ अगर छोटा मोटा कुछ काम भी किया जा रहा है, सिलाई कढ़ाई किया जा रहा है, ठीक, वहाँ पर भी आप कह सकते हो ऐसा टाइप के बच्चे कैटेगरी में ला सकते हो। खाना बनाने में भी आप कह सकते हो कि कुछ बच्चे ऐसे इतने क्रिएटिव होते हैं कि कम सामग्री में भी अच्छा से अच्छा खाना बना करके आपको दे देंगे। तो हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हो ना। चलो, तो इस प्रकार से त्रिबुद्धि सिद्धांत होता है। इसके आधार पर हम लोगों ने इस प्रकार से 3 तत्व या फिर 3 कैटेगरी में इसको जो बांटा गया है, वो ये किसके द्वारा दिया गया था, स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था। इसके बाद देखो बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। यहाँ पर मल्टी फैक्टर थ्योरी है ना, आगे हम लोग एक मल्टीपल फैक्टर थ्योरी देखेंगे। ठीक है, ये मल्टी फैक्टर थ्योरी है जिसको थॉर्नडाइक ने दिया है। आगे हम लोग एक मल्टीपल फैक्टर थ्योरी देखेंगे, गार्डनर के द्वारा दिया गया है, आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है, मतलब कि बहुबुद्धि सिद्धांत है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, नाम याद रखेंगे, एक एग्जाम में कई बार आया हुआ है। चलिए, अब यहाँ पर देखो, ये जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसके आधार पर हमको क्या देखने को मिलता है। तो इसमें भी हमको 3 फैक्टर हमको देखने को मिलता है, मतलब 3 प्रकार के हमको इसमें जो बुद्धि है वो देखने को मिलता है। एक तो सोशल इंटेलिजेंस देखने को मिलता है, ठीक है, सोशल इंटेलिजेंस। एक कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस देखने को मिलता है, एक एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस हमको देखने को मिलता है। अब इसमें आप ये इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं, ये सामाजिक है, ये मूर्त यहाँ पर दिया गया है, ये अमूर्त दिया हुआ है। देखो, एक तो सोशल है, यहाँ पर देखो ये जो मंत्रीगण है वो इस प्रकार से हाथ जोड़ रहे हैं, सामाजिक कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बहुत सारे मंत्री फिर जो समाज सेवी जो भी होते हैं उनमें मतलब उनको इस कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत इसको हम रख सकते हैं। एक होता है मूर्त बुद्धि, है ना, मूर्त बुद्धि मतलब कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि में उनको हम रखेंगे जिनके सामने अगर कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ों को अगर रख दिया जाए तो उसमें बहुत अच्छा से वो काम कर लेगा। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर मैकेनिक का यहाँ पर इमेज दिया हुआ है, सामने में जैसे कि कार है, कार को वो ठीक करता है, प्रत्यक्ष रूप से कार उसके सामने है, उसको क्या कर रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, वो अपने बुद्धि के माध्यम से वहाँ पर ठीक कर रहा है। और एक आता है एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि अमूर्त। अमूर्त, अब यहाँ पर ये चीज़ें मूर्त रूप में नहीं रहेगा, मतलब वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहेगा, वो अप्रत्यक्ष रहेगा। जैसे यहाँ पर ये अमूर्त दिया हुआ है, यहाँ पर एकदम ध्यान करते हुए कोई इंसान बैठा हुआ है, मतलब कि वहाँ पर जो जो क्या बोला जाए, उसमें अमूर्त चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा काम आएंगी। इसको यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट बोला जा रहा है। अब इसको कैसे बताएं, जैसे कि जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर नहीं होती ना, उसके बारे में बात किया जाए। प्रत्यक्ष न होकर के हम उसको अप्रत्यक्ष रूप से अगर दिमाग के माध्यम से सोच करके किसी चीज़ के बारे में बताना है, फिर किसी चीज़ में अच्छा परफॉर्म करना, उसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। यहाँ पर चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से सामने होंगी, सामने इस प्रकार से ऐसा है, उसको वहाँ पर ठीक कर दिया जाए, ऐसा टाइप का। तो 3 प्रकार के हमको ये चीज़ देखने को मिलता है, मतलब कि बहुबुद्धि सिद्धांत में एक तो सोशल इंटेलिजेंस देखने को मिलता है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस देखने को मिलता है, और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यह हो गया बहुबुद्धि सिद्धांत में। चलिए, अब इसके बाद देखो यहाँ पर समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ठीक है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन के द्वारा दिया गया है, नाम याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्स्टन के द्वारा क्या दिया गया है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह कारक सिद्धांत। और इसमें बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है, यह बतलाया गया है। ठीक है, कितने, 7 विभिन्न मानसिक क्षमताओं का युग्म है। अब देखो यहाँ पर, अब जैसे कि इधर हम लोग क्या देख रहे थे, बुद्धि के बारे में अलग अलग जो वैज्ञानिक है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, वो बोल रहे थे कि एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत,
त्रिकारक सिद्धांत, फिर बहुकारक सिद्धांत, ऐसे टाइप से यहाँ पर दिया गया। अब यहाँ पर आ गया समूह कारक सिद्धांत, जिसमें 7 विभिन्न मानसिक क्षमताओं के बारे में बात किया गया है। 7 विभिन्न मानसिक क्षमताओं के बारे में थर्स्टन ने बात किया। ठीक, चलो तो इस प्रकार से यहाँ पर रही बात 7 विभिन्न जो मानसिक क्षमता है उसको यहाँ पर हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाहता तो मैं यहाँ पर लिख सकता था, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस याद रखेंगे नंबर को। 7 विभिन्न क्षमताओं के बारे में थर्स्टन ने बात किया है। इसको समूह कारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि 7 फैक्टर थ्योरी कहीं पर लिखा रहेगा तो उसको भी आप गलत नहीं लेना है ना। 7 विभिन्न मानसिक क्षमताओं के बारे में बात किया गया है, जिसको यहाँ पर ग्रुप फैक्टर भी बोल दिया जा रहा है। अब इसके बाद आता है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, फ्लूइड एंड क्रिस्टल थ्योरी। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, फ्लूइड एंड क्रिस्टल थ्योरी, यह दिया गया था कैटल के द्वारा। ठीक है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट, इसका सबका नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखो एकदम कलरफुल में अच्छे से लिख दिया हूँ। तो इसमें भी बोला गया कि ये जो तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत है, इसमें 2 महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में बात किया गया है, एक तरल बुद्धि, एक तो ठोस बुद्धि। ठीक, इस प्रकार से बस इसका नाम याद रखेंगे, तरल और ठोस, इसमें और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला जो भी है पदानुक्रमिक हिरारिकल थ्योरी, मतलब कि पदानुक्रमिक सिद्धांत, ये दिया गया है वर्णन के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा दिया गया है? वर्णन के द्वारा दिया गया है। सब नाम इंपॉर्टेंट है ना। अब इसके बाद यहाँ पर आता है बहुबुद्धि सिद्धांत, मतलब कि यहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। अब यहाँ पर देखो देखेंगे तो ये बहुबुद्धि मतलब कि मल्टीपल इंटेलिजेंस है ना, मल्टीपल इंटेलिजेंस है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था? एक मल्टी इंटेलिजेंस देखा था। कहाँ है ये? देखो मतलब कि मल्टी फैक्टर हम लोगों ने देखा था, मतलब कि बहुकारक देखा था। ठीक है, ये बहुकारक सिद्धांत था, जबकि वो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। ध्यान में रखेंगे ना, तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसको इंग्लिश में ही पढ़िएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ये दिया गया था हावर्ड गार्डनर के द्वारा। मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब कि जो बुद्धि होता है वो सिंगुलर नहीं होता है, उसके बहुत सारे कारक होते हैं। सिर्फ 1 कारक, 2 कारक, 3 कारक नहीं होता है, 7 कारक नहीं होते हैं, इसके बहुत सारे कारक हो सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट टाइप के बहुत सारे हमको बच्चे देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग फील्ड में जो स्किल्ड जो बच्चे हैं, फिर जिनका जो उस फील्ड में जो उनका पकड़ अच्छा होता है, उस टाइप के बच्चे हमको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे, जैसे कि सिंगर होते हैं, स्पोर्ट्स में जो भी स्पोर्ट्स में बहुत सारे बच्चे आगे होते हैं, या फिर और अलग अलग फील्ड, बहुत सारे फील्ड भी आएगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या बोला गया है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया था? हावर्ड गार्डनर के द्वारा ये दिया गया था। चलो तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने जितने भी थ्योरीज देखा है वो सब इस प्रकार से कुछ हम लोगों ने पढ़ा। सिंगल जो फैक्टर थ्योरी है बिने के द्वारा दिया गया था। 2 फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया था। 3 फैक्टर जो थ्योरी था किसके द्वारा दिया गया था? स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था। मल्टी फैक्टर थ्योरी थर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। मल्टी फैक्टर थ्योरी का आपको बताया कि नहीं? अच्छा, ये बता चुका हूँ ना। ठीक है, थर्नडाइक के द्वारा दिया गया मल्टी फैक्टर थ्योरी, मतलब कि बहुकारक सिद्धांत। इसके बाद यहाँ पर 7 फैक्टर थ्योरी, वही चीज़ है। क्या चीज़ है ये? ये 7 फैक्टर थ्योरी आपको मैं क्या समझाया था कि समूह कारक सिद्धांत। ये देखो ग्रुप फैक्टर थ्योरी, 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के बारे में बात किया गया है, ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी है। ठीक है, यहाँ पर 7 फैक्टर लिखा रहेगा या फिर क्या लिखा रहेगा? ग्रुप फैक्टर थ्योरी लिखा रहेगा। तो थर्स्टन के द्वारा इसको दिया गया था। इसके बाद मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गार्डनर के द्वारा दिया गया है। इसको क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस हम लोगों ने देखा कैटल के द्वारा दिया गया है। चाहे तो यहाँ पर ये गिलफर्ड के द्वारा भी है, जो स्ट्रक्चरल इंटेलेक्ट मॉडल जो भी दिया गया है, ये सब इसके द्वारा, गिलफर्ड के द्वारा। चाहे तो याद रखो, वरना इंपॉर्टेंट है, चाहे छोड़ सकते हो। चलो तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक, खास करके यहाँ तक, कहाँ तक? ये मल्टीपल इंटेलिजेंस। अभी मल्टीपल इंटेलिजेंस और बचा हुआ है, उसको और देखेंगे अभी आगे। चलो इसका क्वेश्चन आगे देखेंगे, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम और इसको भी देख लीजिए। ये भी एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको मैं समझा दे रहा हूँ। वर्ष 1953 में प्रोफेसर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा भाटिया बैटरी परीक्षण दिया गया था। ठीक है, भाटिया बैटरी परीक्षण किसके द्वारा दिया गया है? चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा दिया गया है। इसमें प्रयोग व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में किया गया, मतलब इसका जो भाटिया बैटरी परीक्षण, इसका प्रयोग किसमें किया गया? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में किया गया। इस बुद्धि परीक्षण के 5 बौद्धिक उप परीक्षण क्रमशः है। ठीक है, देखो यह इस प्रकार से 5 बौद्धिक उप परीक्षण दिए गए हैं, जिसको हमको एक एक बार देख लेना है। ठीक है, हालांकि ये सबको ऐसा रटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, इसका बस नंबर पूछा गया है ना, कितने होते हैं? तो 5 बौद्धिक उप परीक्षण दिए गए हैं, जिसका ये नंबर को आपको याद रखना है, ये 5 होता है। और किसने दिया था?
भाटिया ने दिया, चंद्रमोहन भाटिया ने दिया था, भाटिया बैटरी परीक्षण, इस प्रकार से ये। अब इसको चाहो तो इस प्रकार से एक बार पढ़ सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो। चलो फिलहाल मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। देखो, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत। द्विखंड सिद्धांत मतलब कि द्विकारक सिद्धांत जो था ना, वो किसके द्वारा दिया गया है, तो देखेंगे किसके द्वारा दिया गया है, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन में और क्या क्या है, थर्स्टन है, गिलफोर्ड है, गेने है। किसके द्वारा दिया गया था, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, द्विखंड सिद्धांत को स्पीयरमैन ने, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, स्पीयरमैन ने कारक दिया, कितना कारक दिया था, कौन कौन सा कारक दिया था, एक सामान्य कारक दिया था, दूसरा विशिष्ट कारक दिया था, उपरोक्त तो दोनों दिया गया था। ठीक है, जी फैक्टर और एक्स फैक्टर दोनों दिया गया था, जनरल फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर, दो प्रकार के फैक्टर दिया था किसने, स्पीयरमैन ने। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट अथवा एस तत्व, मतलब कि स्पेसिफिक फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, जन्मजात होता है या फिर अर्जित किया जा सकता है, या फिर सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, अर्जित किया जा सकता है। जी फैक्टर जन्मजात होता है, और यहाँ पर जो एस फैक्टर होता है, ये जो एस फैक्टर है उसको अर्जित किया जा सकता है, और जी फैक्टर क्या होता है, जन्मजात होता है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो हम लोगों ने क्या देखा था, बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, ये देख लो, मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया था। इसका देखो, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, ठीक है, मतलब कि बहुल बुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल फैक्टर, सॉरी मल्टीपल इंटेलिजेंस है ना, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी ना बोल क्या बोलेंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस बोलेंगे ना। फैक्टर के बारे में बात नहीं किया है, बहुत सारे इंटेलिजेंस के बारे में बात किया है, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात किया गया है, बहुल बुद्धि के बारे में बात किया गया है ना, बहुत सारे बुद्धि हम लोग अभी यहाँ देखने वाले हैं। तो बहुल बुद्धि सिद्धांत मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में किन्होंने बात किया था, अल्फ्रेड बी ने दिया है, थर्स्टन दिया है, स्पीयरमैन दिया है, हार्वर्ड गार्डनर दिया है। सही आंसर क्या है, हार्वर्ड गार्डनर है। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इसका देखिए, बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, जो हम लोगों ने देखा था ना, फ्लूइड एंड क्रिस्टल थ्योरी। तो क्या था आंसर में उसका, मतलब क्या था आंसर उसका, कैटल। ठीक है, कैटल के द्वारा दिया गया था क्या, फ्लूइड एंड क्रिस्टल थ्योरी। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत मतलब कि मल्टी फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है। क्या क्या दिया है, मैकडुगल है, टर्मन है, थॉर्नडाइक है, सॉरी हाँ वो थॉर्नडाइक ही है, वो थॉर्नडाइक ऐसे लिखा गया है, और बस्ट है। तो ये जो थॉर्नडाइक है ना वही है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, बहुकारक सिद्धांत दिया था, मतलब कि मल्टी फैक्टर थ्योरी दिया था, और गार्डनर ने क्या दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया था। बुद्धि सात विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है। ये जो 7 विभिन्न मानसिक क्षमताओं का जो युग्म हम लोगों ने देखे थे, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप फैक्टर बोलिए, मतलब ग्रुप फैक्टर थ्योरी के नाम से हम इसको जानते हैं। ऑप्शन में देखो क्या है, गार्डनर दिया है, स्टर्नबर्ग दिया है, बीने दिया है, थर्स्टन दिया है। आंसर में क्या था, थर्स्टन था। ठीक है, आंसर हमारा क्या रहेगा, थर्स्टन रहेगा। 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है, इस प्रकार से थर्स्टन ने ही कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, बताइए। एक तत्व सिद्धांत नहीं है, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत, बहुत्व सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो ये प्रत्यागमन सिद्धांत नहीं है। बाकी हम लोगों ने देखा है एक फैक्टर, द्विफैक्टर, बहुफैक्टर, इस प्रकार से देखा था ना, एक तत्व, द्वितत्व, बहुतत्व, इस प्रकार से। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है, बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 मैंने अभी जस्ट समझाया था, 5 उप परीक्षण होता है। चलो तो यहां तक ही हुआ। अब यहां पर देखो,
जो हम लोगों ने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात किया था, जो हार्वर्ड गार्डनर ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया है, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस जो दिया है उसको हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे, मतलब कौन कौन से इंटेलिजेंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो इसमें जो बहुबुद्धि सिद्धांत मतलब कि मल्टीपल इंटेलिजेंस है, उसमें क्या कहा जाता है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं होती हैं। विलक्षण का मतलब यहाँ पर अद्वितीय कह सकते हो, यूनिक है ना, अद्वितीय एक योग्यताएं होती हैं। जैसे कि अगर किसी इंसान को, अब यहाँ पर बहुत सारे हम इमेज देखेंगे, किसी को अगर भाषा का ज्ञान है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से भाषा का ज्ञान है ना, वो इंसान अंग्रेजी भी बोल सकता है, स्पेनिश भी बोल सकता है, हिंदी भी बोल सकता है, संस्कृत भी बोल सकता है, तमिल भी बोल सकता है, तेलुगु भी बोल सकता है, हर प्रकार का भाषा ज्ञान किसी के पास है। तो एक प्रकार का उसके लिए क्या चीज़ है, वो एक भाषाई बुद्धि कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद। किसी को अगर कोई मूर्तिकार यहाँ पर दिख रहा है ना, मूर्ति कला में उसको महारत हासिल है, मूर्ति कला को उसको अच्छे से उसका नॉलेज है, तो वो अलग प्रकार की बुद्धि है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे उसको। इस पर स्थानिक बुद्धि कहते हैं, स्पेशल इंटेलिजेंस उसको बोलते हैं, आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से है, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं होती हैं, एक यूनिक योग्यताएं होती है किसी इंसान के अंदर। अब जैसे कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मतलब कि मेरी योग्यताएं किस में है, टीचिंग में है। मुझे और काम किसी कोई अगर बोलते हैं तो वो काम मुझे ठीक से मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना तो इच्छा होता है ना तो मैं कर पाऊंगा। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो ये सबकी अलग अलग योग्यताएं होती हैं। तो वही चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पर, ये जो मतलब कि मल्टीपल इंटेलिजेंस में यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं होती हैं, मतलब कि एक यूनिक या फिर अद्वितीय योग्यताएं होती है। बुद्धि कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, बुद्धि क्या होता है, कई प्रकार का होता है। बुद्धि कई प्रकार का होता है, यह कोई एक क्षमता नहीं है। ठीक है, यह कोई एक क्षमता नहीं है। और इसमें क्या होता है, देखो, इच ऑफ दिस इंटेलिजेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर, मतलब कि इसमें से प्रत्येक जो इंटेलिजेंस है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है ना, मतलब कि एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता, सभी स्वतंत्र होते हैं जितने भी इंटेलिजेंस है। मतलब कि अगर किसी इंसान का अगर तार्किक बुद्धि अच्छा है तो जो भाषाई बुद्धि रहेगा उससे एकदम इंडिपेंडेंट रहेगा, उससे कोई रिलेशन नहीं रहेगा। अगर किसी इंसान का तार्किक बुद्धि अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका भाषाई बुद्धि वो भी अच्छा हो जाए, या फिर स्थानिक बुद्धि उसका अच्छा हो जाए, या फिर संगीत वाला बुद्धि अच्छा हो जाए। कोई इंसान अच्छा बोल पा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा गाना भी गा पाएगा। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें ध्यान में रखेंगे। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि ईच ऑफ दिस इंटेलिजेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। चलो अब यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे जो हमको बुद्धि देखने को मिलता है, मल्टीपल जो इंटेलिजेंस अभी हम बात कर रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर का, तो कौन कौन सी इंटेलिजेंस है जिसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखो, एक तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मतलब कि भाषाई बुद्धि। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों को पढ़ने, सुनने, मतलब कि रीडिंग, हियरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, डिबेटिंग, इन सब का अच्छा नॉलेज होता है। मतलब कि कहीं ना कहीं उसका जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, भाषाई बुद्धि है, वो क्या है, उसका अच्छा है, वो उसका बेहतर है। जैसे कि बहुत सारे कवि होते हैं, है ना, पोएट होते हैं, राइटर होते हैं, तो उन लोगों में क्या होता है, जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है, जो भाषाई बुद्धि होता है, वो क्या होता है, अच्छा होता है। इसका देखो लॉजिकल मैथमेटिकल मतलब कि तर्कपूर्ण बुद्धि, है ना, तर्कपूर्ण जो बुद्धि होता है, स्किल्ड इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि यहाँ पर देखो बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं ना, उनका जो लॉजिकल मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंस होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, लॉजिकल जो इंटेलिजेंस होता है वो क्या होता है, उनका अच्छा होता है। तो इसी चीज़ को बोला जा रहा है तर्कपूर्ण बुद्धि। जैसे यहाँ पर देखो आइंस्टीन का फोटो यहाँ पर लगा दिया गया है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका जो लॉजिकल या फिर जो लॉजिकल मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंस है वो अच्छा है। ठीक है, स्पेशल इंटेलिजेंस है, स्पेशल मतलब कि स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि स्थानिक बुद्धि में क्या आ जाएगा, स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेज एंड पैटर्न्स। जैसे कि मूर्तिकार, पेंटर, नाविक, मानचित्रकार, सर्जन्स, पायलट। इसमें होता क्या है, जो विजुअल इमेज मतलब कि स्थानिक बुद्धि में होता क्या है, जो विजुअल इमेजेस या फिर जो पैटर्न्स है उसको अच्छे से वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए, एक मूर्तिकार जो है, मूर्ति इस प्रकार से धीरे धीरे वो छेनी हथौड़ी लेकर के वहाँ पर मूर्ति बनाते बनाते एक इस तरह से मूर्ति वहाँ पर बना करके तैयार कर देगा। या फिर एक पेंटर पेंटिंग करके इस प्रकार से वो पेंटिंग तैयार करके दे देगा, मतलब करके दे देगा, जिसको हम नहीं कर पाएंगे। सामान्य कोई इंसान को बोलो तो नहीं कर पाएगा, सामान्य इंसान को बोलो मूर्ति बना कर दो तो नहीं बना पाएगा।
है ना। तो ये स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत ही आता है। पेंटर है, नाविक है, इन सब का मतलब इन सबको थोड़ा इनका जो विजुअल जो चीज़ें होती है, विजुअल जो इनका जो पावर होता है वो अच्छा होता है। विजुअल जो इमेजेस और पैटर्न इनके दिमाग में बहुत अच्छे से बन जाता है। कोई नाविक है, नाविक को भी बहुत अच्छा आइडिया होता है कि हाँ किस डायरेक्शन में जाएंगे तो कहाँ पर कैसे पहुँच जाएंगे, है ना। इस प्रकार से चीज़ें हैं। मानचित्रकार है, सर्जन हो गए, है ना, पायलट हो गए, पायलट को भी इस प्रकार से दिशा का अच्छे से ज्ञान होता है, तो ये सब भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। सर्जन जो होता है वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। सर्जन यहाँ पर और देखेंगे, यहाँ पर कहीं पर और आएगा, है ना, ये बॉडली काइनेस्थेटिक में भी आएगा ना सर्जन। म्यूजिकल इंटेलिजेंस मतलब कि संगीती बुद्धि। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसको क्या होता है, जैसे सोनू निगम है, इनका जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस सेंसिटिव टू म्यूजिकल रिदम एंड पैटर्न्स। मतलब कि क्या होता है, ये म्यूजिकल रिदम और पैटर्न्स के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे यहाँ पर AR रहमान है, सोनू निगम है, लता मंगेशकर है, ये इन सभी में क्या पाया जाता है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाया जाता है। बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब कि शारीरिक गति संवेदी। जैसे कि एथलीट होते हैं, बहुत सारे एथलीट होते हैं, डांसर होते हैं, एक्टर होते हैं, स्पोर्ट्समैन होता है, जिमनास्ट होता है, तो इन सभी में क्या होता है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इसमें पाया जाता है। इसके बाद देखो इंटरपर्सनल। अब देखो ये इंटरपर्सनल आएगा और यहाँ पर इंट्रापर्सनल आएगा, ठीक है। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दो चीज़ें आएगा, जहाँ पर अंतः व्यक्तित्व अंतर व्यक्तित्व है, ठीक है, ये अंतर व्यक्तित्व है और यहाँ पर है अंतः व्यक्तित्व। ये अंतः व्यक्तित्व है, ये अंतर व्यक्तित्व है ना, मतलब ये इंटरपर्सनल है, ये इंट्रापर्सनल है। जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले जो व्यक्ति होंगे, इंटरपर्सनल व्यक्तित्व वाले जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले जो व्यक्ति होंगे, वो दूसरे के व्यवहार व भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, ये क्या कर सकते हैं, दूसरे के भावनाओं को अच्छे से समझते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इंटरपर्सनल, ठीक है। जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं ना, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिकुलर मतलब कि अपने ही अंदर इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, इसी प्रकार से हम साइंस में पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। जो इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस होता है वो दूसरे की भावनाओं को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है वह स्वयं की भावनाओं को समझता है, स्वयं की भावनाओं को अच्छे तरीके से समझ सकता है, मतलब कि स्वयं के प्रति, स्वयं के बुद्धि के प्रति या फिर स्वयं के मन के प्रति उसको जो थिंकिंग होता है उसके लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। स्वयं के व्यवहार व भावनाओं को ये समझता है। जैसे कि फिलोसोफर, ये बुद्ध, इस प्रकार से एरिस्टोटल है, सदगुरु है ना, संदीप महेश्वरी का भी आप यहाँ पर ले सकते हो। नेचुरलिस्टिक देखो, मतलब नेचुरलिस्टिक मतलब कि प्राकृतिक बुद्धि। सेंसिटिव टू द फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है। इसमें कौन कौन आ सकते हैं, फार्मर आ सकता है, टूरिस्ट आ सकता है, बोटनिस्ट आ सकता है, जूलॉजिस्ट आ सकता है, तो ये इस प्रकार से सभी आ सकते हैं। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा किस प्रकार से है। बाकी हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर और हमको समझ में आ जाएगा। चलो PDF तो आप लोगों को एप्लीकेशन में डाल दिया जा रहा है, वहाँ पर देख लेंगे, और नहीं मिल रहा है तो हमारे व्हाट्सअप में मैसेज करिएगा, व्हाट्सअप में आपको फॉरवर्ड कर देंगे। 87 70 18 33 15, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इसमें आप लोग मैसेज करिए, आप लोगों को PDF फॉरवर्ड हम कर देंगे, या फिर एप्लीकेशन में जाइए, फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में चेक करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत खाली स्थान पर बल देता है। एक मिनट, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत खाली स्थान पर बल देता है। किस पर बल देता है, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर या फिर सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। ठीक, किस पर बल देता है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर, ठीक है, यूनिक जो उनके पास योग्यता होता है उस पर बल दिया जाता है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर को जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी देखे हैं वो सभी। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़ करके बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। देखो, किसको छोड़ करके बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। भाषा है, सृजनात्मकता दिया है, अंतर व्यक्तित्व दिया है, अंतः व्यक्तित्व दिया है,
अंतर व्यक्तित्व दिया है और अंतः व्यक्तित्व दिया है, सॉरी अंतः व्यक्तित्व दिया हुआ है। तो भाषा भी है, अंतर व्यक्तित्व भी है, अंतः व्यक्तित्व भी है, सृजनात्मकता नहीं है। ठीक है, सृजनात्मकता क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो कौन सी हो सकती है, शल्क चिकित्सक दिया है, कवि दिया है, वाचक दिया है, राजनीतिक दिया है। ये आपका शल्क चिकित्सक है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, शारीरिक मतलब कि शारीरिक गतिक बुद्धि, मतलब कि जो बॉडीली काइनेस्थेटिक जो होता है ना, बॉडीली काइनेस्थेटिक में भी आपका शल्क चिकित्सक आ जाएगा। मतलब जो सर्जन होता है उसको हम यहाँ पर ले सकते हैं, सर्जरी करते हैं ना, ऑपरेशन करता है, वो सर्जन को हम किस में ले सकते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब कि शारीरिक गतिक बुद्धि में हम रख सकते हैं। इसको देखिए, निम्न में से बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। ठीक है, बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। भाषाई बुद्धि दिया है, स्थानिक बुद्धि दिया है, अंतर व्यक्तित्व दिया है और विश्लेषण बुद्धि दिया है। ठीक है, ये प्रकार नहीं है। विश्लेषण बुद्धि हम लोग नहीं पढ़े हैं, जबकि भाषाई पढ़े हैं, स्थानिक पढ़े हैं, अंतर व्यक्तित्व पढ़े हैं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर, अंतर व्यक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है, किससे तात्पर्य है, अंतर व्यक्ति मतलब कि दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की फीलिंग्स को अच्छे समझ सकते हैं, उसको बोले जाते हैं। तो स्वयं की दक्षताओं एवं कमजोरियों को पहचानना गलत है। दूसरे को अभिप्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। ठीक है, क्या रहेगा आंसर, सी रहेगा। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है। देखो, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध, मतलब कि अंतः व्यक्तिक जो देखे है ना, वही चीज है, तो सर्वाधिक योगदान देता है। कौन सा देता है बताइए, संगीतमय है या फिर आध्यात्मिक है, भाषा विषय के अंतः व्यक्तित्व है। चलिए, तो फाइनली इस प्रकार से कंप्लीट हुआ हमारा ठीक है। तो ये हमारा आज के क्लास में बुद्धि कंप्लीट हुआ। अब अगले क्लास में देखते हैं और जो भी टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। समावेशी शिक्षा बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है, और जो भी टॉपिक बचा हुआ है देखेंगे आगे। ठीक है, क्या क्या टॉपिक बचा हुआ है, पर्सनालिटी से यहाँ तक बचा हुआ है, शायद देखेंगे जो भी टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, अगले क्लास में। चलिए, धन्यवाद।